Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter New Centers of Power. आपकी NCERT बुक में इस चैप्टर का नाम क्या है? Alternative Centers of Power. In last lecture we discussed regarding the EU यानी कि यूरोपियन यूनियन. वो क्या था? एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एज वेल एज हमने वहाँ डिस्कस किया था कि why there was need of these centers. ये जो नए अल्टरनेटिव सेंटर्स थे, सेंटर्स ऑफ पावर थे, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. राइट नाउ इन दिस पार्ट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक और नई सेंटर ऑफ पावर की, जिसका नाम क्या है? आसियान. आसियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उन्होंने मिलकर जो एसोसिएशन बनाई थी, उसका नाम क्या था? दैट वाज नोन एज आसियान. अब आसियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें आपस में एक एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे, वो बहुत बार यूरोपियन और जापानीज़ की कॉलोनी बने रहे. तो जब वो उनकी कॉलोनी थे, उस समय में उनको वो जो थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सफ़र हुए. तो इकोनॉमिकली डाउन होने के कारण इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए इन कंट्रीज़ ने क्या किया कि इन्होंने आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाई. वो एसोसिएशन किस लिए थी? इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए, ताकि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरीके से ये नेशंस जो हैं, ये भी डेवलप्ड कंट्री का या यूएस जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका मुकाबला कर सके और वर्ल्ड में अपना एक स्पेस बना सके. राइट, वर्ल्ड में compete करने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था, और अकेला कोई भी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था जो अकेले अपने बलबूते पर वर्ल्ड में compete कर पाता. तो ऐसे में इन्होंने कंबाइन होकर, सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई, जिसका नाम क्या था? आसियान. राइट, अब ये जो आसियान था, ये कब एस्टेब्लिश हुआ? स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर आसियान बनाया था. 5 मेन कंट्रीज. 1967 में कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था? देवर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. राइट, दीज वर द 5 कंट्री. अब ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, विच कंट्रीज आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ आसियान. राइट, और राइट द नेम ऑफ फाउंडर मेंबर्स ऑफ आसियान. तो ये आपका क्या बनेगा? 1 मार्क क्वेश्चन. अब इन 5 कंट्रीज ने दे साइन द बैंकॉक डिक्लेरेशन. एज अर्लियर वी हैव डिस्कस कि कोई भी चार्टर बनता है या कोई एसोसिएशन बनती है, तो दे हैव टू साइन सम टर्म एंड कंडीशन. उसी को कहीं पर चार्टर का नाम दे दिया जाता है, कहीं एग्रीमेंट बोल देते हैं, कहीं पर उसको डिक्लेरेशन बोल देते हैं. तो डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दोस. राइट, जिसमें रूल्स रेगुलेशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि जो भी उस एसोसिएशन को ज्वाइन करता है, दे हैव टू फॉलो रूल्स. राइट, तो ऐसे में इन्होंने जिसको साइन किया, जो चार्टर इनका था, उसको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन. क्लियर? सो बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, दे एस्टैब्लिश और दे फॉर्म एन एसोसिएशन नोन एज आसियान. राइट, लेटर ऑन 5 मोर कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ आसियान. बाद में जो 5 कंट्रीज आई, वो कौन कौन सी थी? ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओ पीडियार, म्यांमार, जो किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से, एंड कंबोडिया. ये 5 कंट्रीज और बाद में हो गई, और इनको मिलाकर टोटल एट प्रेजेंट जो इसकी कंट्रीज है, आसियान की कितनी कंट्रीज हैं? देयर आर 10 टोटल मेंबर्स ऑफ द आसियान. राइट, अब बात आती है कि हमने बात की कि स्टार्टिंग में भी डिस्कस कि ये लोग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो उसको ग्रो करने के लिए दे एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन. तो इसका मतलब जो ये एसोसिएशन हुई, आसियान बना, इसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे. व्हाट वर दे? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जिसके लिए आसियान एस्टैब्लिश हुआ? सबसे पहला, टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सक्लेड इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन. यानी टेरिटोरियल, यानी कि जो आसियान कंट्रीज है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 कंट्रीज जिन्होंने मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया है, तो उनके बीच में अगर कोई टेरिटरी को लेकर किसी भी तरीके का कोई झगड़ा है, तो वो कभी भी वार में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए. यानी निगोसिएशन से आपस में समझौता करके वो सॉल्व हो जाए. अब वार नहीं होगी तो क्या होगा? पीस एस्टैब्लिश रहेगा, और पीस होगा तो कंट्री ज़्यादा डेवलप होंगी. राइट, दूसरा क्या है इनका? टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. सेकंड क्या है? अपनी, अब हाँ, 1 मोर थिंग, किस तरीके से ये ग्रो करेंगे? सेकंड है टू एक्सप्लोरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. इकोनॉमिकली ग्रो करना किस तरीके से?
सोशल प्रोग्रेस के थ्रू एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट, यानी अपनी सोसाइटी को डेवलप करना। सोसाइटी कब डेवलप होगी? जब वहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति, वहाँ का जो सिटीजन्स है, उसके बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होंगी। सोसाइटी में एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको बेसिक नेसेसिटी भी के लिए भी तरसना पड़े, राइट। तो सोसाइटी की प्रोग्रेस कब होगी? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या होगा? इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो इस तरीके से सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू ये क्या करना चाहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन एक्सेप्ट दैट टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजन में जो साउथ एशियन नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, आपस में इस एरिया में पीस एस्टैब्लिश हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, जिससे कि इनकी जो डेमोक्रेसी वो पीस है वो स्टेबल रहे, लंबे समय तक बनी रहे। देन टू क्रिएट एफटीए, इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें एक और रीजन है कि अगर पीस एस्टैब्लिश नहीं होगी, अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होगी नहीं, क्योंकि सारे का सारा इकोनॉमी कहाँ खर्च हो जाती है? जहाँ भी अगर कोई भी कंट्री वार में इंडल्ज हो जाती है या किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़े में इंडल्ज होती है, तो उसमें उसकी इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा वहाँ खत्म हो जाता है। तो अगर वहाँ पीस एस्टैब्लिश होगी, वो पैसा कहाँ खर्च होगा? इकोनॉमिकली ग्रो करने में। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट अब इकोनॉमिकली ग्रो करने का इन्होंने एक और तरीका निकाला, दैट वाज टू क्रिएट एफटीए, यानी फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। अब फ्री ट्रेड एरिया क्या है कि ये जो आसियान मेंबर्स, यानी जो 10 कंट्री मेंबर्स हैं, इनका ये तो रहा कि आपस में किसी भी कंट्री में एक दूसरे के साथ अगर ट्रेड करते तो दैट इज फ्री, यानी इन्हें कोई भी टैक्स बैरियर नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एरिया एस्टैब्लिश किया, यानी जो कंट्रीज इनके यहाँ आकर अगर वो बिजनेस करती हैं तो ऐसे में उनको किसी तरह का कोई टैक्स बैरियर पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। कोई ट्रेड बैरियर उन्हें नहीं देना पड़ेगा। तो इससे इनको क्या फायदा होगा? फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज आकर इनके एरिया में जब अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी, इंडस्ट्रीज लगाएंगी, तो उससे इनके लोगों को क्या मिलेगा? जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क मिलेगा तो इनके अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ऑटोमेटिकली जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जितना कम होगा, इकोनॉमिकली वो उतना ज़्यादा ग्रो करेंगी। क्लियर? साथ ही साथ लेबर एंड सर्विसेज ये भी प्रोवाइड होंगी, ये भी एक्सचेंज होंगी। क्लियर? देन एक्सेप्ट दैट, अब ये तो हो गई इनके मेन ऑब्जेक्टिव। आप कभी भी कोई भी एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो आसियान है, आगे चल के आप ब्रिक्स पढ़ेंगे, सार्क पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने के। सपोज मान लीजिए आपने सार्क के बारे में नहीं पढ़ा, आपको नहीं मालूम, और पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, या ब्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव। तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने की, चाहे नहीं भी पढ़ा ना, स्टिल यू कैन राइट दैट क्वेश्चन। जैसे सपोज कोई भी एसोसिएशन बनेगी तो कुछ कॉमन पॉइंट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को निपटाने के लिए बनेगी हमेशा, इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए होगी, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए होगी, और ब्रदरहुड की फीलिंग, कॉपरेशन। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो कॉमन है, इन्हें आपने नहीं भी पढ़ा हो ना, स्टिल यू कैन राइट एंड यू कैन स्कोर द मार्क्स, राइट। इन प्लेस ऑफ लीव दैट क्वेश्चन, आपको इन्हीं पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके जिसके बारे में भी पूछा गया वो लिख देना। ये कॉमन पॉइंट्स है हर एसोसिएशन के। जैसे अभी यहाँ भी हमने यही पढ़ा है, पीस एस्टैब्लिश करना, इकोनॉमिकली ग्रो करना, इकोनॉमिकली ग्रो होंगे, पीस एस्टैब्लिश होगी, आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप होगी, सोशली डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, राइट। अब जो यूएस और चाइना है, जब इन्होंने एफटीए डेवलप किया, फ्री ट्रेड एरिया बनाए, तो उसमें यूएस और चाइना ने फट से मौके का फायदा उठाया, क्योंकि यूएस और चाइना ये अच्छे से जानते हैं, यूएस और चाइना भी पावरफुल कंट्री हैं, और उन्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि आसियान जो है अब किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरीके से वर्ल्ड में कम्पीट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने भी इसका बेनिफिट लिया एंड उन्होंने क्या किया, साइन द एफटीए विद आसियान, राइट। इंडिया ने भी आसियान की 2 कंट्रीज, कौन सी 2 कंट्री मेंबर्स, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ एफटीए साइन किया है। साथ ही साथ स्वयं आसियान के साथ भी इनका जो एफटीए है वो साइन हो गया है, राइट। तो ये क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स कि किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव को, जो उनका मेन इकोनॉमिकली ग्रो करने का, डेवलप होने का जो ऑब्जेक्टिव, उसको कैसे अचीव करेंगे।
इज इट क्लियर? अब बात आती है कि इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव तो बना लिए, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया कैसे? टारगेट तो बना लिए कि हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, पीस एस्टेब्लिश करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इस को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो इसमें आता है आसियान वे, यानी कि आसियान ने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए थे उनको अचीव करने का उनका तरीका क्या था, किस तरीके से उन्होंने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। तो सबसे पहले ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आसियान वे और एक्सप्लेन आसियान वे। तो वो क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। जो आसियान के मेंबर्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन, किस बात को लेकर इंटरेक्शन थी कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरीके से अचीव करना है, क्या पॉलिसीज बनाने हैं, क्या प्रोग्राम अडॉप्ट करने हैं, बट ये आपस में कोऑपरेशन के साथ इनफॉर्मल वे में जो इनकी इंटरेक्शन थी उसको क्या बोला गया है, उसे क्या नाम दिया गया? दैट इज नोन एज आसियान वे। अब 2003 में, इन 2003 आसियान कम्युनिटी ने 3 पिलर्स एस्टैब्लिश किए, यानी 3 कमिटीज बना दी, 3 कम्युनिटीज बनाई जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। जैसे कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में मेंबर्स, उनमें अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, किसी को होम मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया, वो भी काम को डिवाइड कर कर आपस में मिलकर जो है गवर्नमेंट को रन करते हैं। सेम इज हेयर, यहाँ भी इन्होंने क्या किया, अपने वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 3 अलग अलग कम्युनिटीज बना दी। उन 3 कम्युनिटीज को क्या बोला गया? दे आर नोन एज द 3 पिलर। सबसे पहला पिलर इनका कौन सा है? द आसियान सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहली इनकी क्या है? आसियान सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो आसियान सिक्योरिटी काउंसिल थी, सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी कब बनेगी? जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं होंगे, जब आपस में पीस एस्टैब्लिश रहेगी, राइट? तो इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने अब इस कमेटी का मेन काम क्या था? इट वाज एस्टैब्लिश टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट, यानी टेरिटरी से रिलेटेड आपस में अगर कंट्रीज के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट है तो उसे निगोशिएशन से या पीसफुली तरीके से उसको सॉल्व करना, ताकि वो नॉट एक्सकेलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, ताकि वो वार में कन्वर्ट ना हो, राइट? और रीजन में क्या रहेगी? पीस। सेकेंड इन्होंने क्या कहा? आसियान हैड सेवरल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे इनके आपस में एग्रीमेंट्स भी हो। वो एग्रीमेंट क्या था? विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस्ड। इन एग्रीमेंट में मेंबर जो इसके स्टेट मेंबर्स थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि दैट दे वुड अपहोल्ड पीस, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे की इंटरनल मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंस, एक दूसरे को के नेशन को रिस्पेक्ट भी देंगे, एंड स्वर्ण राइट्स को, नेशन को रिस्पेक्ट, उनके मतलब जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को किसी भी नेशन को बनाते हैं उन सब चीज़ों को वो मानेंगे, एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर ना करते हुए, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाते हुए दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर टू ग्रो एंड टू एस्टैब्लिश द पीस, राइट? देन फिर उन्होंने एक और, इन्होंने इसी अपने एजेंडा को अचीव करने के लिए आसियान रीजनल फॉर्म, आसियान रीजनल फॉर्म का मतलब है ARF फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? आसियान रीजनल फोरम एस्टैब्लिश किया। कब किया ये फोरम? 1994 में। अब ये किस लिए किया गया था? ताकि यहाँ ये एक ऐसा इनको प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर आसियान मेंबर्स मिलकर आपस में डिस्कस कर सकते थे, आपस में कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी से रिलेटेड, अपनी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बातें, जो भी पॉलिसीज उन्हें बनानी थी वो बना सकते थे। तो इस फोरम को क्या नाम दिया गया? इट वाज नोन एज आसियान रीजनल फोरम। तो ये सारे स्टेप्स किसके लिए उठाए गए थे? ये किसके अंडर आए थे? दिस वर्क वाज अंडर द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। की सिक्योरिटी को कैसे बनाना है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को कैसे अवॉइड करना है, किस तरीके से पीस एस्टैब्लिश करते हुए, कॉपरेशन लेते हुए एक दूसरे को ब्रदरहुड की फीलिंग को डेवलप करना है, राइट? और अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो मेन टारगेट है उसको अचीव करना है। इज इट क्लियर? ये तो बात हो गई हमारी आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की। सेकेंड कम्युनिटी कौन सी है? द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। एज इट्स नेम इंडिकेट कि इसका मेन मोटो क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे इकोनॉमिकली ये कंट्रीज जो है वो ग्रो कर सके। तो इसके लिए इन्होंने कौन सा स्टेप उठाया? कॉमन मार्केट फॉर आसियान कंट्रीज एंड प्रोड्यूस गुड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। इसके लिए इन्होंने अपनी जो आसियान मेंबर्स थे उनके लिए कॉमन मार्केट क्रिएट की ताकि वो कंट्रीज उस मार्केट में ट्रेड करके इकोनॉमिकली डेवलप हो सके और अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी अपने ही एरिया में कर पाएं।
ASEAN हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग FTA। अब इस टारगेट को अचीव कैसे किया जा सकता था, इसके लिए उन्होंने FTA एज अर्लियर वी हैव डिस्कस फ्री ट्रेड एरियाज को डेवलप किया, को क्रिएट किया, जहां पर दूसरी कंट्रीज आकर अगर इन्वेस्ट करती हैं तो दे हैव नॉट टू पे एनी टैक्स और यू कैन से ट्रेड बैरियर, राइट। तो इससे क्या होगा, जब दूसरी कंट्रीज इनके यहाँ आकर इन्वेस्ट करेंगी तो इनकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस होगी और कंट्री ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, राइट। तो इसके लिए इन्होंने FTA को क्रिएट किया जो हमने पहले पढ़ा है, जिसमें चाइना ऑलरेडी साइन कर चुका है, US उसको साइन कर चुका है, इंडिया ने भी इसके 2 मेंबर्स और इवन ASEAN के साथ भी इंडिया ने जो है FTA को साइन किया हुआ है। देन नेक्स्ट है इसकी लास्ट जो पिलर है वो कौन सा है, द ASEAN सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ASEAN सोशो कल्चर, सोसाइटी और कल्चर को डेवलप करना, सोसाइटी की डेवलपमेंट को करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कम्युनिटी, कौन से पिलर को दी गई, ASEAN सोशो कल्चरल कम्युनिटी को। द मेन मोटिव ऑफ ASEAन, इसमें जो सबसे मेन मोटिव इनका क्या था, टू इंक्रीज सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर को डेवलप करना और सोसाइटी की डेवलपमेंट करना। ये क्या थे, दीज आर 3 पिलर्स जिसके थ्रू और यू कैन से ASEAN वे टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव देयर एजेंडाज, जो इन्होंने डिसाइड किए थे, जिस पर्पस को लेकर ASEAN एस्टेब्लिश की गई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा द ASEAN विजन 2020। अभी ASEAN विजन 2020 क्या है, ASEAN जब एस्टैब्लिश हुआ था उस समय में इसको, क्योंकि ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो ये माना गया, पास्ट की बात करें अभी तो 22 चल रहा है, तो उस समय में ये माना गया कि जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, उस हिसाब से ये देखा गया कि 2020 आते आते ये किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, इसका जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो चुका होगा। सबसे पहले ये माना गया एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द विजन 2020 इंक्लूडिंग इट वुड बी एबल टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में जो है अब इसका रोल जो मेन हो जाएगा। यानी अभी तक जो एस्टैब्लिश हुआ था, अपनी जो इनकी कंट्रीज थी, जो ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से उन्हीं के कन्फ्लिक्ट सुलझाता था, लेकिन 2020 आते आते इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम होने वाला है। सेकेंड चीज, इट वुड इनकरेज निगोशिएशंस टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट इन द रीजन। अपने एरिया में या इंटरनेशनल लेवल पर भी ये क्या करेगा, इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर कोई कन्फ्लिक्ट जब पार्टिसिपेट करेगा तो अगर कहीं पर भी कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा, निगोशिएशन का, ताकि कुछ एक कंट्री, सपोज ए और बी कंट्री के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है तो थोड़ी बहुत बातें ए कंट्री मान लेगी, थोड़ी बहुत बी मान लेगी, तो इससे क्या होगा, पीस एस्टेब्लिश होगी, वार नहीं होगी। देन ASEAN हैड मीडिएट, अब इसी चीज़ को उन्होंने प्रूव भी किया कि ASEAN ने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कंबोडिया में कन्फ्लिक्ट हुए थे, ईस्ट तैमूर क्राइसिस हुए थे। अब ये क्या थे, अगर हम इनको डिटेल में पढ़ते तो बहुत लंबा पार्ट है, अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंबोडिया में जो कन्फ्लिक्ट हुए थे, ईस्ट तैमूर में जो क्राइसिस आए थे, उनके सोल्यूशन में भी, उनको सॉल्व करने में भी ASEAN ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही ये जो एनुअल डिस्कशन करते हैं, एनुअल इनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ASEAN कंट्रीज एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करेंगी, क्या पॉलिसीज बनेगी, उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। अब इट वुड एनकरेज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। ASEAN जो है वो किस चीज को बढ़ावा देता है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और जब कोऑपरेशन होगी, पीस एस्टैब्लिश होगा तो ब्रदरहुड की फीलिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होगी और इन सभी चीजों से क्या होगा, कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो करेंगी, राइट। तो ये सारा किसके बारे में था, दिस वाज रिगार्डिंग द ASEAN, जो क्या है एक बहुत ही एमर्जिंग रीजनल लेवल पर बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, right? This is all about the ASEAN. Hopefully it's clear to you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.